आखिर उस थाने में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एसपी साहब अपना भेष बदलकर चेहरे पर मास्क लगाकर और मास्क लगाने के बाद वह सीधा थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ के दरोगा से एक लड़की को छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि आपने इस लड़की को पकड़ा है, यह लड़की बिल्कुल ही निर्दोष है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपने बेवजह ही इसको पकड़ कर रखा है। लेकिन जो दरोगा साहब होते हैं वह इस बात से बहुत काफ़ी चिढ़ जाते हैं और एसपी साहब के ऊपर ही हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एसपी साहब उसका हाथ रोकते हैं और उसको अपना आई कार्ड दिखाते हैं। दोस्तों, कौन था एसपी साहब और किस वजह से वह थाने में इस लड़की को छुड़ाने के लिए आया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम समीर है। समीर एक शॉपिंग मॉल में था, जिस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था सरिता। सरिता जो कि बेहद ही गरीब घर से है। उसके पिता और उसके भाई स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते हैं और वह अपनी जीवन चार्य को बिताने के लिए वहाँ पर काम किया करती थी ताकि थोड़े बहुत पैसे वह भी कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके और अपनी गरीबी को दूर कर सके। अब उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर सरिता को इंचार्ज बना रखा था और वह वहाँ पर अच्छी तरह से ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। तभी एक दिन उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर एक लड़का अपनी कार को लेकर आता है और आकर उसे गलत तरीके से पार्क करने लगता है। इसके बाद सरिता उसका विरोध करती है, लेकिन वह लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे पार्क नहीं करूँगा। तो सरिता इस बात का विरोध करती है और कहती है कि अगर आप इस तरीके से गाड़ियों को पार्क करेंगे तो और गाड़ियों को निकालने में दिक्कत होगी। लेकिन वह लड़का सरिता पर गुस्सा करता है और उसे बुरी भली बातें सुनाने लगता है। अब उसके बाद सरिता जैसे ही उसका विरोध करती है तो वह लड़का अपने एक पुलिस वाले दोस्त को फ़ोन कर देता है। वह लड़का और कोई नहीं, वहाँ के पूर्व नेता का बेटा था और वह अपने सामने सरिता को कुछ भी नहीं समझ रहा था। इसके बाद उसने अपने जानने वाले दरोगा के पास फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उसे बताता है कि यह पार्किंग में एक लड़की है और वह मेरी कार को यहाँ पर पार्क करने से मना कर रही है। अब इस बात को जैसे ही वह दरोगा सुनता है, वह दरोगा इस लड़की का अच्छा दोस्त था। तो उसके बाद वह कहता है कि कौन सा मॉल बताया, तो वह उस मॉल का नाम बताता है। तो वह कहता है कि इसी मॉल में तो मैं शॉप कर रहा हूँ, तुम बस 2 मिनट दो और मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर फ़ोन काट जाता है और फ़ोन काटने के बाद जो दरोगा होता है वह थाने के अंदर फ़ोन करता है और थाने से कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतने ही देर में दरोगा भी वहाँ पर पहुँच गया था और वह पहुँचने के बाद उस लड़की को धमकाने लगता है। कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हें शायद पता नहीं है। लेकिन वह लड़की अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनसे कहती है कि जो मैं काम कर रही हूँ वह मुझे सही तरीके से करना चाहिए और इसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते। अब यह बात दरोगा उस नेता के बेटे को बुरी लग जाती है और इसके बाद जो दरोगा होता है उस लड़की को अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करने के बाद थाने जाता है। दरोगा जी और मंत्री के बेटे ने मिलकर कार का पीछा वाला शीशा तोड़ देता है और आरोप लगाता है कि इस लड़की ने इस कार के अंदर से गहने चोरी किए हैं और इसी की वजह से इसको पकड़ लिया गया है। इसके बाद दरोगा उस लड़की को ले जाकर थाने में बंद कर देता है। अब यह बात जैसे ही सरिता के पिता आकाश और उसके भाई समीर को पता चलता है तो वह भागे दौड़े सीधा थाने पर आते हैं
और वह जाकर अपनी बहन से बात करने लगते हैं। वह उससे पूछते हैं कि बहन यह क्या हो गया और किस तरह से हुआ है। तो उसके बाद पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे की कार से गहने चोरी करने की कोशिश की है और इसी वजह से हम लोगों को इसे पकड़ना पड़ा। अब इसके बाद वह लोग कहने लगते हैं कि साहब, हमारी बहन चोर नहीं है, वह तो अपने काम को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से किया करती है। आप लोगों से ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। अब इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह उसको धमकाने लगते हैं और धमकाते हुए थाने से बाहर भगा देते हैं। सरिता ने अपने भाई से कह देती है कि अगर आज आप लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाए तो उसके बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब इसके बाद सरिता का भाई और उसका पिता एक वकील के पास जाते हैं अपनी बेटी की जमानत कराने के लिए, लेकिन जैसे ही वकील केस को सुनता है और उसे पता चलता है कि नेता का बेटा है, तो उसके बाद वह भी केस लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इसमें पंगा नहीं लूँगा। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था। तो जो सरिता के पिता और भाई वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के चलते वह जगह जगह पर बात करते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको कहीं भी कोई भी सहायता नहीं मिलती है। इसके बाद जो सरिता का भाई होता है उसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर जो बिहार के सिटी एसपी थे उन्होंने अपना नंबर दे रखा था और जनता से कहा था कि अगर आप लोगों को कभी भी ज़रूरत हो तो आप एनी टाइम मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब जैसे ही सरिता के भाई के दिमाग में यह बात आती है तो उसके बाद जो सरिता का भाई होता है वह उस नंबर को ढूंढने लगता है और सोशल मीडिया की साइट पर जाकर वह हिस्ट्री को चेक करता है और लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे वह वीडियो मिल जाती है। जब जैसे ही उसे वीडियो मिलती है तो उस वीडियो में दिए गए नंबर पर फ़ोन करने लगता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी, यह एसपी साहब का नंबर है और उन्होंने वीडियो में साफ साफ कहा है कि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। इसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटा, यह एसपी साहब क्या करेंगे जब इतना बड़ा वकील ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो यह भी मना ही कर देंगे। लेकिन जो सरिता का भाई होता है वह एसपी साहब पर फ़ोन करना उचित समझता है। उसके बाद एसपी साहब के पास फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाने के बाद जैसे ही फ़ोन उठाया जाता है तो वह पूछता है कि क्या यह सिटी एसपी का नंबर है। तो दूसरे तरफ से जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि जी हाँ, आपने सही नंबर मिलाया है, मैं सिटी एसपी ही बात कर रहा हूँ। आप इस बात को सुनते ही जो सरिता का भाई होता है वह फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है और एसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उसको धैर्य बाधा देते हुए कहते हैं, अरे भाई, अगर तुम इस तरह से रोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा क्या मामला है और किस वजह से तुमने मेरे पास फ़ोन किया है। उसके थोड़ी देर बाद सरिता का भाई शांत होता है और शांत होने के बाद अपने बात को सिटी एसपी को बताने लगता है। वह कहता है कि साहब, यहाँ के दरोगा ने हमारी बहन को पकड़ लिया है। वह मॉल की पार्किंग में काम किया करती थी और वहाँ पर यह व्यक्ति शराब पीकर अक्सर आया जाया करता था और गलत तरीके से अपनी गाड़ी को पर पार्किंग मॉल पर पार्क कर रहा था और इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसने मेरी बहन को पुलिस से पकड़वा दिया। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उस लड़के का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसकी बहन की बहस हुई थी। तो वह बताता है कि वह मंत्री का बेटा है और दरोगा साहब उसके दोस्त हैं।
अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, फिलहाल कहाँ पर हो। तो वह बताते हैं कि हम थाने के बाहर हैं। तो वह कहता है कि तुम ऐसा करो, थाने के बाहर ही बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद जो सरिता का भाई होता है वह कहता है कि साहब जल्दी से आ जाना, अगर आज हम अपनी बहन को बाहर नहीं निकाल पाए तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसके बाद एसपी साहब उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी रात के 8 बजे हैं और मैं 9:30 बजे तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उस थाने के इंचार्ज को फ़ोन करते हैं और उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। उस थाने का जो इंचार्ज होता है वह थोड़ी देर में एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर जो एसपी साहब होते हैं उसे बताते हैं कि तुम्हारे थाने के अंदर एक लड़की को खामोखाई पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। अब जो इंचार्ज होता है वह कहता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आपके साथ हूँ और हम दोनों एक साथ चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं कि क्या मामला है। उसके बाद एसपी साहब इस चार्ज से कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, मैं साधारण से कपड़े में एक आम नागरिक बनकर बल्कि गरीब बनकर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मामला है, किस तरह से वह आम आदमियों के साथ बिहेवियर किया करते हैं। वहाँ का दरोगा, अब जो थाने का इंचार्ज है वह भी उसके साथ होता है और कुछ एसपी के साथ जो टीम थी वह भी उसके साथ होती है। एसपी साहब एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं और नीचे एक लुंगी बांधते हैं और अपनी टीम को लेकर उस थाने की तरफ चल देते हैं। अब थाने से लगभग 150 मीटर की दूरी चौराहा था। तो उस चौराहे पर जाकर एसपी साहब अपनी टीम को वहीं पर रोक देते हैं और कहती हैं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों को पास एक मिस कॉल करूँगा और मिस कॉल मारते आप फ़ौरन से थाने के अंदर आ जाना। ऐसा कहकर एसपी साहब साधारण से कपड़ों को पहनकर चेहरे पर मास्क लगाकर सीधे थाने की तरफ चल देते हैं। अब जैसे ही वह थाने के बाहर पहुंचता है तो उसे उस लड़की के भैया और पिता भी मिल जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वह उस लड़की का नाम पूछता है और उससे पूछता है कि क्या क्या हुआ था, मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताओ। उसके बाद सरिता के पिता और भाई बता देते हैं कि हमारी बेटी का नाम सरिता है और उसको खामोखाही पकड़ लिया गया है, उसने कोई चोरी नहीं की है और साहब वह चोरी भी नहीं कर सकती। इस बात को कहते हुए दोनों की आंखों में से आंसू आ गए थे और वह दोनों साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगे थे। बल्कि भाई तो एसपी साहब का पैर भी पकड़ लिया था, हाथ जोड़कर विनती भी करने लगा था कि साहब आप मेरी बहन को बचा लीजिए, हम लोग बहुत गरीब हैं और गरीबों के ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लग चुका है। वहाँ के एसपी साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एसपी साहब उनका धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वह उसे वहीं पर बैठने के लिए बोलते हैं और सीधा थाने के अंदर एसपी साहब चले जाते हैं। अब जैसे ही वह थाने के अंदर घुसते हैं तो एक हवलदार उनको रोकता है और कहता है कि अरे भाई, कौन हो, कहाँ को से चले आ रहे हो, क्या काम है तुमको। तो उसके बाद वह बताता है कि जिस लड़की को अभी अभी साहब ने अरेस्ट किया है मैं उसका चाचा हूँ और मैं दरोगा साहब से बात करने के लिए आया हूँ। इसके बाद जो हवालात होता है वह उसके अंदर जाने की आज्ञा दे देता है। तो जो वहाँ के एसपी साहब हैं वह दरोगा साहब के केबिन में जाते हैं और वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि साहब जिस लड़की को आपने पकड़ा है वह बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वह ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने अच्छी तरह से इस बात की तहकीकात कर ली है। अब इस बात को जैसे ही दरोगा साहब सुनते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि तू कौन है भाई,
तो उसके बाद वह बताता है कि जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है मैं उसका मामा हूँ, और इसी वजह से मैं उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वह पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो? तो वह बताता है कि मैं सब्जियों का ठेला लगाया करता हूँ, बल्कि सब्जियों का ठेला लगाकर गली गली में घूमता फिरता हूँ, और उन्हीं से मेरा दो पैसों का कमाई हो जाता है, और उन्हीं पैसों से मेरे परिवार वालों का पेट पलता है। पुलिस वाला कहता है कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक सब्जी वाला, ठेला लगाने वाला हमें बताएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन निर्दोष है। फिर हमारा काम ही क्या रह गया। उसके बाद जो एसपी साहब थे, जो फिलहाल साधारण व्यक्ति के भेष में थे, उसने कहने लगते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस लड़की ने कुछ गुनाह भी नहीं किया है तो आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर किसी लड़की पर कोई मामला बनता है तो उसको रात के समय हवालात में नहीं रख सकते। रात के समय आप केवल उससे पूछताछ कर सकते हो, उसकी तलाशी ले सकते हो, लेकिन इस तरह से हवालात के अंदर कैद नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद साहब को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वह एसपी साहब से कहने लगता है कि तुझे तो काफ़ी ज़्यादा कानून आता है, लगता है तुझे अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि इसमें कानून जानने वाली कौन सी बात है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक महिला कांस्टेबल एक महिला को अरेस्ट कर सकती है, और रात के समय तो महिला को लॉकअप में बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। आप लोग इसको पकड़कर कैसे ले आए? अब इसके बाद जो दरोगा था वह कहने लगता है कि अरे भाई, इसने बहुत बड़े आदमी से पंगा लिया है, और इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि हम इसको छोड़ दे तो यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम इस लड़की को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह लड़की बड़े आदमियों से पंगा ले चुकी है। यह बात ज़्यादा कानून झगड़ने की कोशिश करी तो मैं तुमको अंदर बंद कर दूंगा। वह पुलिस वाला एसपी साहब को अब धमकाने लगा था, और बोलने लगा था कि अब अगर तुमने लड़की की ज़्यादा तरफदारी के तरफ से बोला तो हम तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे और लॉकअप में बंद कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे आप एक केस दर्ज कर देंगे? मैंने जब कोई गुनाह किया ही नहीं है तो आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हो? तो जो दरोगा होता है वह कहता है कि गुनाह तो मैं अपने आप करवा देता हूँ, और उसके बाद साबूत और गवाह भी तैयार कर देता हूँ। अगर तुमने ज़्यादा जवान चलाई तो तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा। तब एसपी साहब उस दरोगा से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून के रक्षक हो, और आप लोगों को यहाँ पर हमारी सेवा के लिए बिठाया गया है। सरकार आपको तनख्वाह देती है कि आप लोग आम आदमियों की समस्याओं को सुलझाएं और उनकी अच्छे से निर्णय करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप इस बात को सुनने के बाद दरोगा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो फौरन से अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और एसपी साहब की तरफ जाकर उसका गिरबान पकड़ते हैं, और एक जोरदार चाटा मारने एसपी साहब को कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और दूसरे हाथ से अपनी जेब से आईडी कार्ड निकालते हैं और दरोगा साहब के सामने रख देते हैं। अब दरोगा साहब जैसे ही सामने देखता है तो उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। या तो एसपी साहब हैं, तो उसके कदम से होश निकल जाते हैं, बल्कि उसके पैर भी लखड़ाने लगते हैं। जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाता है। इसके बाद एसपी साहब अपना फ़ोन निकालते हैं, और फ़ोन निकालने के बाद अपनी पूरी टीम को एक मिस कॉल से दे देते हैं, और मिस कॉल लगाने के 1 मिनट के बाद ही वहाँ पूरी पुलिस टीम एकदम से उस थाने के अंदर पहुँच जाती है। वहाँ पर आने के बाद जो एसपी साहब थे वह दरोगा की कुर्सी पर बैठते हैं,
और बैठने के बाद दरोगा साहब से पूछते हैं कि हाँ जी दरोगा साहब, यह बताइए आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है। उसके बाद जो दरोगा साहब थे वह अभी तक भी सदमे में थे और ऐसे ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब दोबारा से उससे पूछते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो उसके बाद दरोगा साहब अपने होश में आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ साहब बताइए क्या कह रहे थे आप। तो उसके बाद एसपी साहब पूछते हैं कि तुमने किस जुर्म में इसे अरेस्ट किया है। उसके बाद दरोगा साहब बताते हैं कि इस लड़की ने एक लड़की की कार से गहने चोरी किए हैं और इसी जुर्म में मैंने इसे अरेस्ट किया है। तो उसके बाद वह कहता है कि तुम यह बताओ तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितना टाइम हो गया है। तो दरोगा साहब डरते हुए कहते हैं कि 15 साल हो गए हैं साहब। तो उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि यह बताओ तुम्हें 15 साल ड्यूटी करते हुए हो गए और तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल चाहिए यह होती है और रात के समय तो महिला को अरेस्ट करके लॉकअप में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, कानून के खिलाफ है। तुम यह सब कुछ भी कर रहे हो। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह कंप्लेंट रजिस्टर मांगते हैं। जो उस थाने का मुंशी होता है वह कंप्लेंट रजिस्टर लाता है और एसपी साहब के सामने खोलकर रख देता है। अब एसपी साहब उस कंप्लेंट रजिस्टर के अंदर कंप्लेंट ढूंढने लगते हैं और ढूंढने के बाद उन्हें उस लड़की की कोई भी कंप्लेंट वहाँ पर नहीं मिलती है। वह दरोगा साहब से पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी लिखित में कंप्लेंट नहीं है, आपने किस बेस पर इसको अरेस्ट किया है। उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि वह पूर्व मंत्री का बेटा था और उसकी गाड़ी से इसने गहने चोरी किए थे और उसने हमें फ़ोन करके सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद हम लोग इसे अरेस्ट करके यहाँ पर ले आए। अब इसके बाद एसपी साहब उसे कानून याद दिलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी मौखिक कंप्लेंट पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें लिखित में कंप्लेंट चाहिए और इस लड़की की अभी तक तुमने लिखित कंप्लेंट नहीं की है। उसके बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि सबसे पहले इस लड़की को छोड़ो और इसको यहाँ से जाने दो। उसके बाद सरिता लॉकअप से निकलती है और निकलने के बाद एसपी साहब के तरफ देखती है और देखती ही रह जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा व्यक्ति आकर इतना कुछ भी कर सकता है। अब जैसे ही उसे यह बात पता चलती है अपने भैया और पिता की, वह एसपी साहब थे और उनको हमने ही भेजा था। तो इस बात को सुनने के बाद जो सरिता होती है उसका भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास जम जाता है। इसके बाद सरिता के पिता और भाई वहां से चले जाते हैं। इधर एसपी साहब थे वह उस दरोगा को फौरन सस्पेंड कर देते हैं और उसे लाइन हाजिर कर देते हैं। दरोगा उसने रिक्वेस्ट करता है कि साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन एसपी साहब उससे कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह बिल्कुल भी कानून के खिलाफ है और इस वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से बहुत ही बदनामी होती है। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से डिपार्टमेंट में इतना बदनामी है। कहीं पर अगर पुलिस के 4 जवान किसी को खड़े मिल जाए तो उन लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं यह हमसे कुछ मांगने ना लगे और कहीं उल्टी बात हम पर ना पड़ जाए। जबकि पुलिस को देखकर लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, उनको आदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह लोग हमारे रक्षक हैं और रक्षक यहाँ पर हैं तो हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। इस बात को कहकर एसपी साहब भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन वह सरिता के पिता और उसके भाई को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे कहने लगते हैं कि जिस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बेटी को अंदर करवाया है उसके ऊपर
तुम्हें मनहानि का दावा करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद सरिता के भाई और उसका पिता वो उनसे मना करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, यह बड़े लोग हैं और हम लोग अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट करवाएंगे तो यह हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इसके खिलाफ मनहानि का दावा दर्ज करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर सरिता, उसका भाई, उसका पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वह एसपी साहब के कहे अनुसार लड़के के ऊपर मनहानि का दावा दर्ज करा देते हैं। इसके बाद यह मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद उस मंत्री के